मैं बेहद गरीब परिवार से थी। मेरी 4 बहनें थी और कोई भाई नहीं था। पापा को फालिज की शिकायत हो गई थी। वो बेड से उठ भी नहीं पाते थे। इतनी गरीबी में भी मेरी माँ ने अपनी 4 बेटियों की परवरिश में कोई कसर न छोड़ी थी। लेकिन मुझसे बड़ी वाली तीनों बहनों को मेरी माँ ज्यादा पढ़ा नहीं पाई। मेरी सबसे बड़ी 2 बहनों ने 10वीं तक पढ़ाई की और उससे छोटी वाली ने 12वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं ही थी जो किसी तरह ग्रेजुएशन तक पहुँच पाई थी। एक तो गरीबी, ऊपर से सबसे बड़ी बहन निकहत को मिली बेवफाई की वजह से मुझसे बड़ी मेरी 3 बहनों ने सजना संवरना भी छोड़ दिया था। कहीं जाना हो तो बस यूं ही बिना मेकअप के घर से निकल जाते। यही वजह थी कि कोई लड़का उनकी ओर देखता तक नहीं था। मेरी बहनें शकल से इतनी भी बुरी नहीं थी जितनी वो खुद को समझती थी। कुछ समय पहले तक तो मेरे घर में आईना नाम की चीज ही नहीं थी। वो तो अब मैं एक छोटा सा आईना अपने बक्से में छुपा कर रखती हूँ ताकि कहीं बाहर जाना हो तो मैं अपनी बहनों जैसी न दिखूं। एक दिन मेरे घर कुछ मेहमान आए। एक बुजुर्ग आदमी के साथ 2-3 लोग थे और एक औरत भी थी जो देखने में तेज तर्रार लग रही थी। सबके लिए मैं ही चाय बनाकर ले गई। मुझे देखते ही मेरी अम्मी ने मेहमानों से कहा, यह मेरी सबसे छोटी बेटी गुलशन है। मैंने अपने घर आए मेहमानों को बेमन से सलाम किया और जाने को हुई। तभी अम्मी ने कहा, गुलशन जाकर अपनी तीनों बहनों को यहाँ भेजो। अम्मी के कहने पर बारी बारी से मेरी तीनों बड़ी बहनें मेहमानों के सामने खुद को हाजिर करती रही। मेरी बहनों की नुमाइश का सिलसिला घंटे भर तक चलता रहा। शाम तक सभी मेहमान चले गए तो हम चारों बहनें अपनी माँ के पास इकट्ठी हुई और मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी हम चारों को आप बेच रही हो क्या? अम्मी मेरी इस बात पर मुस्कुराई और बोली, बेटी ये लोग तुम्हारे अब्बू के दूर के रिश्तेदार मंसूर अली थे। साथ में उनकी बीवी रुकैया और रुकैया के भाई थे। पटना से यहाँ आए थे और कह रहे थे कि उनके 3 बेटे हैं। बड़े वाले बेटे परवेज अली को छोड़कर बाकी 2 बेटों की शादी अभी तक नहीं हुई है। मंसूर अली के बड़े बेटे परवेज तलाकशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो वो चाहते हैं कि तुम तीनों बड़ी बहनों को वो अपने घर की बहू बनाएं। 3 सगी बहनें एक ही घर में होंगी तो घर में कभी भी बंटवारा नहीं होगा। मैंने माँ की बात को बीच में काटते हुए कहा, अम्मी निकहतबाजी के लिए परवेज का रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। निकहतबाजी में ऐसी क्या कमी है जो उनकी शादी 2 बच्चों के बाप से करवाई जाए? अम्मी बोली, बेटी कभी कभी परिवार के लिए किसी न किसी को हालात के आगे झुकना ही पड़ता है। 2 बच्चों का बाप है तो क्या हुआ, है तो मर्द ही न। और निकहत के साथ उसकी 2 बहनें भी तो उसी घर में जाएंगी। इससे अच्छी बात और क्या होगी? अभी तो ये लोग तीनों को देख कर गए हैं। अपने घर में सलाह मशविरा के बाद जल्द ही मंसूर भाई फोन करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि मंसूर भाई को कोई दहेज नहीं चाहिए, बल्कि वो तो अपने बेटों के लिए अच्छे लड़कियों की तलाश में थे और अब जाकर उनकी तलाश पूरी हुई। इस रिश्ते को लेकर मेरी माँ बेहद खुश थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुआएं कबूल हो गई हो। लेकिन हम बहनों के दिलों में बड़ी बहन निकहत को लेकर एक अनजान सा डर हावी हो रहा था कि दुनिया इतनी सीधी भी नहीं है। मेरी सबसे बड़ी बहन निकहत को छोड़कर बाकी की 2 बहनें तो इस रिश्ते के लिए राजी थी। एक तो 2 बच्चे के बाप से शादी और दूसरे निकहत का दिल पहले से टूटा हुआ था, इसलिए उसे मर्द जात पर भरोसा ही न था। वो चाहती थी कि उससे छोटी 3 बहनों की शादी हो जाए और वो जीवन भर कुंवारी रहकर माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनी रहे। लेकिन मैं निकहत के कहने पर इस तरह की शादी में खुद को नहीं झोंक सकती थी। इसलिए मैं अपनी बड़ी बहन निकहत को समझाने की कोशिश करती रही कि वो हम सब से बड़ी है। अगर वो कुंवारी रही तो अम्मी अब्बू को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे अब्बू जब तक ठीक थे हम लोगों की मुश्किलें आसान थी। पापा की तनख्वाह से मेरी माँ अपनी चारों बेटियों को किसी चीज की कमी न होने देती।
लेकिन 10 साल पहले अब्बू को पैरालिसिस की शिकायत हुई और उनका काम छूट गया। तब से हम लोगों के बुरे दिन शुरू हो गए। कहने को तो रिश्तेदारों की कोई कमी न थी, लेकिन मुसीबत में सबने मेरी माँ का साथ छोड़ दिया। मैं घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे परिवार के गुजर बसर का इंतजाम होने लगा था। मेरी माँ को सबसे ज्यादा चिंता मेरे से बड़ी वाली 3 बहनों की थी, क्योंकि सबसे बड़ी बहन निकहत की उम्र 28 की हो चुकी थी और हम सभी बहनों की उम्र में 2-2 साल का ही फासला था। बेगूसराय जैसी छोटे शहर में तो 26 और 28 की औरतों के बच्चे भी जवान होने लगते हैं, लेकिन मेरी तीनों बहनें इस उम्र में अभी तक कुंवारी थी। 5 साल पहले मेरी बड़ी बहन निकहत को पड़ोस में रहने वाले निजाम नाम के एक आदमी से प्यार हो गया था। निजाम अच्छे घर का था, इसीलिए मेरी माँ अपनी बड़ी बेटी निकहत की इश्कबाजी से खुश थी। निजाम घर आता तो माँ उसे दामाद की तरह ही मानती थी और हम सभी बहनें भी निजाम को जीजा कहकर पुकारने लगी थी। एक दिन मेरी माँ ने निजाम से कहा कि बेटा, अब समय है कि निकहत को अपने बीवी बनाकर यहाँ से अपने घर ले जा। उस दिन के बाद से निजाम घर नहीं आया और एक दिन हमारे घर निजाम की शादी का कार्ड आया, जिसे पढ़कर मेरी बड़ी बहन निकहत के सिर पर सवार निजाम के इश्क का भूत पूरी तरह उतर गया। निकहत उस सदमे से कभी उबर ही नहीं पाई। बड़ी बहन के दिल के इस कदर टूटने का असर उससे छोटी दोनों बहनों पर भी पड़ा और उन्होंने इश्क से ही तौबा कर लिया। तब से अब तक 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुझसे बड़ी 3 बहनों में से किसी को भी इश्क का बुखार नहीं चढ़ा। एक हफ्ते के अंदर ही मंसूर अली की बीवी रुकैया का फोन आया। मेरी अम्मी 1 घंटे तक उनसे बात करती रही। फोन कटा तो अम्मी खुशी से झूम उठी और उन्होंने हम 4 बहनों को पास बुलाया और बोली, मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त मैं कितना खुश हूँ। मंसूर भाई इंसान नहीं फरिश्ता हैं। उन्होंने मेरी सारी परेशानियों को खत्म कर दिया। जल्द ही वे गुलशन को छोड़कर तुम तीनों की शादी का दिन तय करने वाले हैं। एक ही दिन तुम तीनों विदा होकर मंसूर अली के घर चली जाओगी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, मंसूर चाचा के तीनों लड़के करते क्या हैं? कम से कम तीनों की फोटो मंगवा लेती। अम्मी ने कहा, फोटो मंगवाने की क्या जरूरत, तीनों जल्द ही तेरी बड़ी बहनों को सगाई की अंगूठी पहनाने घर आ रहे हैं। अम्मी के मुंह से यह बात सुनकर निकहत वहाँ से चली गई और बाकी के हम तीनों बहनें किचन में जाकर मंसूर अली की बेटों की बातें करने लगी। शाम के वक्त मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी और मुझसे बड़ी दोनों बहनें किचन में थी। तभी मेरी बड़ी बहन निकहत मेरे पास आई और बोली, गुलशन, तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए तो थोड़ी देर के लिए मेरे पास आना। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर चली गई। मैंने भी तुरंत बच्चों की छुट्टी की और निकहत के पास चली गई। वो शाम के वक्त अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। निकहत ने मुझे देखा तो किताब को बंद कर बगल में रख दिया और बोली, गुलशन, मैं मंसूर अली के घर शादी के लिए राजी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे छोड़कर तुम तीनों बहनें मंसूर अली के तीनों बेटों से शादी कर लो। मैंने कहा, बाजी, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और तुम्हें पता है कि मेरा सपना बहुत बड़ा है। जब तक मैं अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर लेती, मैं शादी नहीं करूँगी। और मंसूर अली अपने बड़े बेटे के लिए तुम्हें ही पसंद करके गए हैं। निकहत ने कहा, गुलशन, मैं सही बात बताऊं तो मैं आज भी निजाम से प्यार करती हूँ और उससे मिलने भी जाती हूँ। वो शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे भी हो चुके हैं, फिर भी मैं उसकी दूसरी बीवी बनने को तैयार हूँ। लेकिन मैं निजाम के अलावा किसी और की बीवी नहीं बन पाऊंगी। अगर जबरदस्ती मेरी शादी हुई तो मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगी। अपनी बड़ी बहन निकहत की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। एक धोखेबाज इंसान से इस कदर मोहब्बत करने वाला इंसान कोई अव्वल दर्जे का बेवकूफ ही हो सकता है। मैंने अपनी बड़ी बहन को समझाते हुए कहा, तुम गरीब थी इसलिए निजाम ने तुमसे शादी नहीं की और तुम बेवकूफों की तरह उस धोखेबाज से आज भी शादी करने की बात कर रही हो। 2 बच्चों का बाप परवेज उस 4 बच्चों के बाप निजाम से तो लाख गुना बेहतर ही होगा ना। और मान लो परवेज तुम्हारे मन माफिक न भी हुआ, लेकिन यह क्या
کیا کم ہے کہ تمہاری وجہ سے باقی 2 بہنوں کی زندگی سنور جائے گی؟ اپنے لیے نہیں تو اپنے 2 بہنوں کے لیے ہی تھوڑا بہتر سوچ لو باجی۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو انسان کی اور تھوکنا بھی پسند نہ کرتی۔ نکہت نے کہا گلشن، اس وقت نظام نے حالات سے مجبور ہو کر شادی کر لی، لیکن وہ آج بھی صرف مجھ سے ہی پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا باجی، آپ آج بھی نظام کو لے کر بہت بڑی غلط فہمی پالے بیٹھی ہو۔ اگر نظام کے علاوہ تم کسی اور سے شادی کی بات کرتی نا تو میں تمہارا ساتھ دیتی، لیکن تم غلط ہو۔ میں تمہیں اس کمینے کی دوسری بیوی ہرگز نہ بننے دوں گی۔ نکہت نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نہ مانی اور غصے میں نکہت کے روم سے نکل کر کچن میں چلی گئی۔ میں کچن میں ہی تھی کہ امی بھی وہاں آ گئی۔ وہ پھر سے بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ بولی منصور علی کا فون تھا، اسی سنڈے کو وہ لوگ سگائی کے لیے گھر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسی مہینے شادی بھی کر دیں گے۔ یہ خبر جب میری بڑی بہن نکہت تک پہنچی تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اگلے دن نکہت کسی بہانے گھر سے نکلی تو میں سمجھ گئی کہ وہ نظام سے ملنے جا رہی ہے۔ شام تک نکہت گھر آ گئی اور سر میں درد کا بہانہ بنا کر اپنے روم میں چلی گئی۔ جیسے جیسے دن بیت رہے تھے ویسے ویسے نکہت کا سر درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پورے دن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ سنڈے کا دن بھی آ گیا۔ ہم تینوں بہنیں صبح جلدی اٹھ کر مہمانوں کی آنے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ امی نے ابو کو بھی صبح نہلا کر ان کے پرانے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ صبح کے 10 بجے تھے کہ منصور علی، ان کی بیوی رقیہ اور ان کے تینوں بیٹے گھر پہنچ گئے۔ ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی تھے۔ مہمان اپنے ساتھ ڈھیر سارا سامان لے کر آئے تھے۔ پھلوں کی ٹوکرے، کپڑے اور کچھ گہنے تھے، جنہیں دیکھ کر میری ماں کے ساتھ ہم سب بہنیں بھی بڑی خوش تھی۔ اتنا سارا سامان تو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم 3 بہنیں مہمانوں کی خاطرداری میں لگی تھی، لیکن میری بڑی بہن نکہت صبح سے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ ماں کے کہنے پر میں نکہت کے کمرے میں گئی تو وہ نڈھال سی بیڈ کے ایک کونے میں پڑی تھی۔ میں نے اس سے کہا باجی، تم اس دن نظام سے ملنے ہی گئی تھی نا، کیا ہوا؟ اس نے پھر سے اپنا کمینہ پن دکھا دیا۔ اگر وہ تمہیں اپنانا چاہتا نا تب تم اس وقت یہاں یوں نہ پڑی ہوتی۔ اب اپنی پرانی عشق بازی کو بھول جاؤ اور نئے رشتے کو خوشی خوشی قبول کر لو۔ جلدی تیار ہو کر بیٹھک میں چلو، آج آپ کی سگائی ہے۔ آپ کا ہونے والا دولہا وہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا نظام سے تو لاکھوں درجے بہتر ہی ہے وہ۔ میں نے نکہت کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر باتھ روم تک گئی اور بولی جلدی سے نہا کر وہ لال والا سوٹ پہن لو، اس میں تم بہت خوبصورت لگتی ہو۔ میں آدھے گھنٹے میں آتی ہوں۔ مہمانوں کی خاطرداری میں ہم تینوں بہنیں لگی ہوئی تھی۔ جب بھی ہم بہنیں کچن میں اکٹھا ہوتی تو گھر میں آئے دولہوں کی ہی بات کرتی۔ مجھ سے بڑی عشرت نے اپنے والے کو پہچان لیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے عشرت سے کہا باجی زیادہ جلدی بازی نہ کرو، کیا پتا جسے تم اپنا دولہا سمجھ رہی ہو وہ کل کو تمہارا جیٹھ ہو جائے۔ عشرت نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا میری نگاہیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ تم دیکھنا جو سفید چیک والی قمیض پہن کر بالکل داہنے اور بیٹھا ہے نا وہی میرا والا ہے۔ اتنا کہہ کر عشرت نے شربت کی ٹرے ہاتھ میں لی اور شرماتی ہوئی بیٹھک کی اور چلی گئی۔ میرے بغل میں عشرت سے چھوٹی والی میری بہن کوثر کھڑی تھی جو مٹھائیوں کو برتن میں نکال رہی تھی۔ میں نے وہی سوال کوثر سے کیا تو وہ بھی شرما گئی اور بولی پیلی سی قمیض میں جو منصور چاچا کے پاس کرسی پر بیٹھا ہے نا وہی۔ اتنا کہہ کر وہ بھی بیٹھک کی اور نکل پڑی۔ آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا لیکن نکہت اب بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس بات سے مجھے اپنی بڑی بہن پر غصہ آ رہا تھا۔ میں پھر سے اس کے روم میں گئی تو دیکھا کہ وہ ابھی تک بنا نہائے ہی پڑی ہے۔ میں نے غصے میں کہا اگر اس وقت ابو ٹھیک ہوتے تو آپ کی اس وہ صدمے میں مر جاتے۔ تم چلو گی یا؟ تبھی نکہت بول پڑی میں جیسی ہوں ویسے ہی چلوں گی، منظور ہو تو بولو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم مت نہاؤ لیکن تھوڑا منہ ہاتھ تو دھو لو۔ تھوڑی دیر میں بیٹھک
बैठक में निखत भी दाखिल हुई और सभी को सलाम किए बिना ही एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। अंगूठी बदलने की रस्म शुरू हुई और मेरी दोनों बड़ी बहनें बिल्कुल सही साबित हुई। अपने अपने महबूब की नजरों को पहचानने की उनकी कला की मैं कायल हो चुकी थी। मैं उनकी जगह होती तो शायद मेरा तीर इतना निशाने पर कभी न लगता। देखने में तो तीनों भाइयों में उम्र का ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन सबसे बड़े वाले के सर पर बाल गायब थे। मैं सोच रही थी कि शायद निखत को निजाम की कमी ज्यादा न खलेगी, क्योंकि निजाम के सर पर भी बाल नहीं थे। सगाई हो चुकी थी। अब दोनों ओर शादियों की तैयारियां चल रही थी। मंसूर अली की दहेज को लेकर कोई डिमांड नहीं थी, फिर भी शादी में खर्च तो होता है, इसीलिए अम्मी ने बेटियों की शादी के लिए खेती की हमारी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी थी। घर में सबसे ज्यादा काम मेरे कंधों पर आ गया था, क्योंकि मेरी 3 बहनों की शादी थी। मैं इस शादी को लेकर बेहद खुश थी, क्योंकि अब मैं अकेली इस घर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती थी और अपनी मर्जी से अपने आशिक आफ्ताब से शादी भी कर सकती थी। आफ्ताब मुझसे बहुत प्यार करता और मुझसे जल्दी शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी बड़ी 3 बहनों की कुंवारी रहते हुए मैं अपनी शादी के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। अब तक बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था जैसे मैं ख्यालों में सोचा करती थी कि किसी तरह मेरी बहनों की शादियां हो जाए ताकि मैं भी अपने आफ्ताब से शादी कर सकूं। शादी का दिन आ गया। मैं पूरे दिन अपनी बहनों को तैयार करती रही। निखत को तैयार करना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन मैंने किसी तरह इस मुश्किल काम को भी अंजाम दे दिया और तय समय पर बारात भी आ गई। निकाह की रस्म शुरू होने से पहले मालूम चला कि निखत घर में नहीं है। पूरा घर छान मारा, लेकिन निखत का कहीं अता पता नहीं था। यह जानकर हम सभी के होश उड़ चुके थे। मेरी माँ तो बार बार बेहोश हो रही थी। अम्मी को डर था कि मंसूर अली को जब यह बात पता चलेगी तो वह बारात वापस लेकर चला जाएगा और फिर उसकी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा। मेरी दोनों बड़ी बहनें भी हालात को देखकर घबरा गई थी। तभी मंसूर अली की बीवी रुकैया घर में दाखिल हुई और बोली, निकाह का वक्त हो गया है, मुफ्ती साहब इजाजत चाहते हैं। मैंने कहा, चाची जी, मेरी बड़ी बहन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए आप मुफ्ती साहब को आधे घंटे और इंतजार करने को बोल दीजिए। रुकैया के जाते ही मेरी अम्मी फिर से बेहोश हो गई। मैंने उनके चेहरे पर पानी का छिड़काव किया तो वो होश में आई और मेरे आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाती हुई बोली, गुलशन, अब तू ही इस घर की तबाही को रोक सकती है। मैंने कहा, वो कैसे अम्मी? अम्मी ने कहा, निखत की जगह तू परवेज की दुल्हन बन जा। माँ की यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मैंने कहा, अम्मी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अच्छा ये होगा कि तुम रुकैया चाची को यहाँ बुलाकर उनसे साफ साफ पूरी बात बता दो। निखत के बिना परवेज की शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन बाकी की 2 बहनों की शादी तो हो ही जाएगी। मेरी यह बात सुनकर अम्मी ने रोते हुए कहा, निखत के गायब होने की खबर जैसे ही मंसूर अली को पता चलेगी, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इज्जत के नाम पर बारात वापस लेकर चले जाएंगे। अब मेरी बेटियों की शादी कभी नहीं हो पाएगी। इतना कहकर मेरी माँ फिर से बेहोश हो गई। दुल्हन के लिबास में वहीं खड़ी मेरी बड़ी बहन इशरत ने कहा, गुलशन, जिद न करो, तुम नहीं मानी तो अम्मी की जान चली जाएगी। यह कहकर वह भी रोने लगी। दरवाजे पर बारात का शोर था और इधर घर में मातम पसरा हुआ था। तभी रुकैया बेगम घर में आ गई और जब उन्होंने मेरी अम्मी की ऐसी हालात देखी तो उन्हें भी मामले को समझते देर न लगी। वो बोली, सगाई वाले दिन निखत ने किसी को सलाम दुआ तक नहीं की थी। मैं तो तभी समझ गई थी कि मामला गड़बड़ है, लेकिन अपने शौहर की जिद के आगे मुझे यह रिश्ता मंजूर करना पड़ा। अब या तो मेरे तीनों बेटों का निकाह होगा या फिर किसी का भी नहीं होगा। बोलो जल्दी, मैं मुफ्ती को अंदर भेजूं या फिर मैं 5 मिनट का वक्त और देती हूँ। इतना कहकर रुकैया बेगम तेज कदमों से घर से बाहर निकल गई। मेरी दोनों बड़ी बहनें मेरे आगे ऐसी खड़ी थी जैसे मैं कोई दूसरी दुनिया से आई हुई इंसान हूँ। 5 मिनट बाद जब रुकैया बेगम दोबारा लौटकर कमरे में आई तो अपने घर की इज्जत और अपनी माँ के साथ अपने 2 बड़ी बहनों की जिंदगी बचाने के लिए मैंने
اپنی خواہشوں کی قربانی دے ڈالی اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ جیسے ہی میں شادی کو راضی ہوئی میری امی کو ہوش آ گیا۔ میری رضامندی پاتے ہی رقیہ بیگم خوش ہو گئی، لیکن میں نے ان کے سامنے اپنی شرط رکھ دی۔ میں نے کہا میں آپ کے بڑے بیٹے پرویز سے نکاح تو کر لوں گی، لیکن ابھی رخصت نہیں ہوں گی۔ اگر میری یہ شرط منظور ہے تو میں نکاح کو تیار ہوں۔ وہ بولی ٹھیک ہے، نکاح کے بعد جب تمہارا جی چاہے پرویز کو بول دینا، وہ تمہیں ودا کرا لے جائے گا۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن وقت نے مجھے اپنی بڑی بہنوں کی جیٹھانی بنا دیا۔ مجھ سے بڑی دونوں بہنیں اپنی سسرال چلی گئی، لیکن میں اپنے گھر پر ہی رہی۔ پرویز سے نکاح کے ساتھ ہی میرے سارے سپنے ٹوٹ کر بکھر چکے تھے اور آفتاب کے لیے میں بے وفا بن چکی تھی، لیکن مجھے کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ میرے سپنے میرے پریوار کی خوشیوں کے نام پر قربان ہو چکے تھے۔ ایک کی قربانی سے اگر کئیوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو ایسی قربانی پر افسوس کیسا۔ میں مائکے میں رہ کر اپنے بکھر چکے خوابوں کو سہیجنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے طے کیا تھا کہ گریجویشن فائنل ہونے کے بعد ہی میں اپنے سسرال جاؤں گی، اسی لیے جی جان سے اپنی پڑھائی میں لگ گئی تھی۔ اس بیچ پرویز سے فون پر باتیں ہوئی تو وہ مجھے بے حد سلجھا ہوا نظر آیا، لیکن جب تک انسان کو پرکھ نہ لو تب تک کسی بھی انسان کے بارے میں آخری رائے قائم کرنا بیوقوفی کے سوا، اور یہی سوچ کر میں پرویز کے بارے میں آخری فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے میری شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے، میرا ریزلٹ بھی آ چکا تھا۔ گریجویشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی میری امی مجھے لے کر پریشان ہونے لگی۔ وہ کہتی کہ بیٹی آخر کب تک مائکے میں زندگی بتائے گی، اسے سسرال تو جانا ہی ہوگا نا۔ میں امی کو ہر بار ٹال دیتی، لیکن میرا گریجویشن فائنل ہو چکا تھا، اب گھر پر رکنے کا میرے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ غصہ اپنی بڑی بہن نکہت پر تھا۔ میری زندگی کی تباہی کی اکلوتی ذمہ دار وہی تھی۔ میں نے طے کیا کہ ایک بار نکہت سے مل لوں۔ میں نے نظام کا پتہ لگایا تو مجھے پتا چلا کہ نظام بیگوسرائے چھوڑ کر پٹنہ جا چکا ہے۔ بیگوسرائے میں نظام کا پشتینی گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ نظام کے بوڑھے ماں باپ ابھی بھی یہیں رہتے تھے۔ میں ایک دن صبح ہی نظام کے گھر پہنچ گئی۔ نظام کے ابو نے دروازہ کھولا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نظام تو اپنے پریوار کے ساتھ پٹنہ میں رہتا ہے۔ میں نے نظام کے ابو سے نظام کا پٹنہ والا ایڈریس لیا اور گھر آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر پرویز کو فون کیا اور بولی پرویز میرا گریجویشن پورا ہو چکا ہے، اب جب آپ کو سمے ملے تو مجھے یہاں سے پٹنہ لے چلنا۔ اگلے ہی دن پرویز میرے گھر پہنچ گیا۔ پرویز کو گھر دیکھ کر میری امی بے حد خوش تھی، لیکن میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ مجھے اپنی بڑی بہن نکہت سے اپنی بربادی کا حساب مانگنا تھا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور امی سے ودا لے کر پرویز کے ساتھ پٹنہ کے لیے نکل پڑی۔ اپنی سسرال میں اپنے دونوں بہنوں سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پٹنہ میں منصور علی کے بڑے سے گھر میں میری دونوں بہنیں بھی کافی خوش تھیں۔ ہماری ساس رقیہ بیگم کافی اچھے انسان ہیں، یہ مجھے سسرال آ کر ہی معلوم چلا۔ میں رقیہ بیگم کی سب سے بڑی بہو تھی، اسی لیے رقیہ بیگم ہر بات پر مجھ سے صلاح لیا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی کہ تم اپنی بڑی بہنوں سے بہن کا نہیں بلکہ جیٹھانی کا رشتہ رکھنا۔ رقیہ بیگم کے سامنے میری دونوں بہنیں مجھے اپنی جیٹھانی ہی مانتی تھی، لیکن جب رقیہ بیگم آس پاس نہیں ہوتی تو میں اپنی دونوں بہنوں کی پرانی والی گلشن ہو جاتی۔ دونوں بہنوں کے شوہر بھی اچھے تھے۔ میرے شوہر کے دونوں بچے مجھے امی تو نہیں کہتے، لیکن میں ان دونوں کو اپنے بچوں کی طرح ماننے لگی تھی، اور میں نے خود اپنا بچہ نہ پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پرویز جیسا بھی تھا، اب میں اسے اپنا شوہر مان چکی تھی۔ وہ میرے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دیتا اور میری آگے کی پڑھائی کے لیے بھی اس نے ہاں کر دی تھی۔ ایک صبح میں MA کا فارم جمع کرنے گھر سے نکلی اور فارم جمع ہونے کے بعد میں سیدھے نظام کے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ نکہت دروازہ کھولے گی، لیکن میرے سامنے نظام کی پہلی بیوی انجم کھڑی تھی۔ وہ بولی آپ کون؟ میں بولی میں نکہت کی بہن گلشن ہوں۔ میرے منہ سے اتنا سنتے ہی وہ مجھے گھر
मैं बोली, मेरी बहन ने आपकी ही जिंदगी बर्बाद नहीं किया, बल्कि मेरी जिंदगी की बर्बादी की दास्तान भी मेरी बहन निखत ने ही लिखी है। मैंने अपनी कहानी निजाम की बीवी को सुना डाली, तभी मेरे सामने निजाम भी आ गया और मुझे अपने घर में देखकर निजाम बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, तुम्हारी दूसरी बीवी निखत कहाँ है? उसे बाहर निकालो, मुझे उससे कुछ जरूरी सवाल करने हैं, फिर मैं वापस चली जाऊंगी। निजाम ने कहा, इतनी उतावली क्यों हो रही हो गुलशन, तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। मैंने कहा, निखत अपनी शादी वाली रात गायब हुई तो वो कहाँ गई? निजाम ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी शादी वाली रात वो भागकर मेरे पास ही आई थी। मैंने कहा, तो इस वक्त वो कहाँ है? निजाम ने जवाब दिया, मैंने निखत को कॉल कर दिया है, वो नजदीक ही रहती है, अपने शौहर के साथ अभी यहाँ पहुँच रही है। मैं निजाम के घर बैठी थी, मुझे काफी वक्त लग जाता, इसीलिए मैंने अपने शौहर परवेज को कॉल कर पूरी बात बताई और उसे भी निजाम के घर बुला लिया। परवेज की दुकान नजदीक ही थी, इसीलिए वो 10 मिनट में मेरे भेजे गए लोकेशन पर पहुंच गया। थोड़ी देर में मेरी बहन निखत भी आ गई और उसके साथ जो आदमी था उसे देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह आफताब था जिसने कभी मेरे साथ जीने मरने की कसम खाई थी। वो इस वक्त मेरी बड़ी बहन का शौहर बनकर मेरे सामने बैठा था। बिना कुछ पूछे ही मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुके थे। फिर भी मैंने निखत से पूछा, तुम तो निजाम से शादी करने के लिए घर से भागी थी ना? निखत ने जवाब दिया, मैं परवेज से शादी हरगिज नहीं करना चाहती थी। शादी वाले दिन मैं पिछले दरवाजे से निकली और सीधे निजाम के पास पहुंच गई। उस वक्त निजाम बेगूसराय ही रहता था। मुझे लगा कि निजाम मुझे अपना लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं निजाम के घर पहुंची तो निजाम ने मुझसे साफ साफ मना कर दिया। वो मुझसे दूसरी शादी करके अपनी शादीशुदा जिंदगी को तबाह नहीं करेगा। निजाम ने मुझे ठुकरा दिया और घर में लौटकर जा नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करने का मन बनाया और निजाम के घर से बाहर निकल सीधे रेलवे लाइन पर पहुंचकर किसी तेज रफ्तार ट्रेन का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी ओर एक आदमी खड़ा था जो मेरी तरह ही सुसाइड करने वहां पहुंचा था। तेज रफ्तार से आती एक ट्रेन की तेज रोशनी जब हम दोनों के चेहरों पर पड़ी तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तुमने आफताब को बिना बताए परवेज से शादी कर ली थी। आफताब तुम्हारी इस बेवफाई की सजा खुद को देने निकला था और मैं निजाम की बेवफाई को झेल न पाई थी, इसीलिए खुद को खत्म करने निकली थी और हम दोनों की मुलाकात मौत की दहलीज पर हो गई। ट्रेन निकल गई और मैं आफताब के साथ उसके घर पहुंच गई। इस तरह मौत के करीब पहुंचकर हम दोनों ने नए जीवन की शुरुआत कर डाली और इस वक्त मैं आफताब को पाकर बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब मेरी गलती से हुआ, इसलिए मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ गुलशन। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने निखत को माफ कर दिया था क्योंकि परवेज जैसे शौहर को पाकर मैं भी खुश थी। 2 बच्चों का बाप जरूर था, लेकिन मेरे ख्वाबों को पूरा करने में मेरा सबसे बड़ा मददगार भी इस वक्त परवेज ही था। कहानी से सीख, कभी कभी वक्त की आंधी में जिंदगी उलट सी जाती है। वक्त की इस आंधी में कई लोग तो खुद को संभाल ही नहीं पाते और टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो जिंदगी को फिर से सही रास्ते पर ले आते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप